नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, सुरक्षा बहाली के बाद सेना का लक्ष्य उत्तरी गाजा के निवासियों को लौटाना है वापस। कहा, हम हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई की राह पर पूर्ण विजय हासिल करने तक जारी रहेगी लड़ाई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करे अमेरिका। प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की राष्ट्रपति से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूक्रेन रूस युद्ध तीसरे साल में करने वाला है प्रवेश। जर्मनी की संसद ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार मुहैया कराने पर लगाई मुहर। डेनमार्क ने 1247.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। पुतिन ने परमाणु सक्षम Tu-160M बम वर्षक विमान से भरी उड़ान। विपक्ष के भारी विरोध के बीच अल्बानिया की संसद ने इटली के साथ हुए प्रवासन समझौते पर लगाई मुहर। समझौते के तहत इटली अपने यहां आने वाले प्रवासियों के लिए अल्बानिया में स्थापित करेगा 2 प्रसंस्करण केंद्र। स्पेन की एक अदालत ने पूर्व फुटबॉलर दानी अल्वेस को बार्सिलोना नाइट क्लब में एक महिला से बलात्कार का पाया दोषी। सुनाई 4.5 साल की सजा। पीड़िता को 1,50,000 यूरो देने का दिया आदेश। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर लगातार कहर बरपा रही है। इजरायली सेना के टैंक और तोपखानों ने दक्षिण गाजा में हमास आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच इजरायल युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैट्स ने बुधवार को कहा कि युद्ध विराम सुनिश्चित करने और बंधकों को रिहा कराने के लिए एक नए समझौते पर प्रगति के आशाजनक शुरुआती संकेत मिले हैं। गुरुवार को इजरायली सेना के टैंक और तोपखानों ने दक्षिण गजा में हमास आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेना की कार्रवाई के दौरान खान यूनिस से धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। रफा में किए गए हवाई हमले की जद में एक मस्जिद भी आई है। इस बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हमले में कई आतंकवादी बुनियादी ढांचे, ख्याम के क्षेत्र में एक चौकी और जिबकिन के क्षेत्र में एक सैन्य चौकी को निशाना बनाया गया है। इस बीच इजराइल युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैजन ने बुधवार को कहा कि युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए बंधकों को रिहा कराने के लिए एक नए समझौते पर प्रगति के आशाजनक शुरुआती संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इजरायली सेना अगले महीने से शुरू होने वाले मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान में भी गजा में हमला जारी रखेगी। एक नए बंधक सौदे को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं और संभावित प्रगति के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। हम बंधकों को छुड़ाने का कोई रास्ता तलाशना बंद नहीं करेंगे। अगर समझौता नहीं होता है तो रमजान में भी अभियान जारी रहेगा। इस बीच यरूशलेम के पास वेस्ट बैंक में इजरायली चौकी के करीब मोटर चालकों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी गई। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य 5 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावर फिलिस्तीनी थे लेकिन और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने घटनास्थल का दौरा किया और फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर और अधिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। हम अधिक से अधिक हथियार सौंप रहे हैं। 6 महीने पहले इस नीति के लिए मेरी आलोचना की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज हर कोई समझता है कि हथियार जीवन बचाते हैं। उधर ब्रिटेन और जॉर्डन ने उत्तरी गाजा के ताल हवा अस्पताल के लिए ईंधन और भोजन सहित 4 टन सहायता हवाई मार्ग से भेजी। ब्रिटेन द्वारा मुहैया कराई गई इस सहायता को जॉर्डन की वायुसेना ने वितरित की। उधर बुधवार को मिस्र की सैटेलाइट तस्वीरों में राफा सीमा पर सहायता ट्रकों की लंबी कतार दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मिस्र से गाजा में प्रवेश करने वाली सहायता का प्रवाह पिछले 2 हफ्तों से
करीब करीब ठप पड़ा है। सुरक्षा के बढ़ते जोखिम के कारण भोजन वितरित करना भी कठिन होता जा रहा है। दैनिक आंकड़ों से पता चलता है कि 9 फरवरी को गाजा पहुंचने के बाद से सहायता आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। संघर्ष से पहले गाजा प्रतिदिन आने वाले आपूर्ति के लिए 500 ट्रकों पर निर्भर था और यहां तक कि जनवरी में तीव्र लड़ाई के दौरान भी अधिकांश दिनों में लगभग 200 सहायता ट्रक पहुंचते थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 9 से 20 फरवरी तक दैनिक औसत गिरकर सिर्फ 57 ट्रक तक रह गया है। इन 12 दिनों में से 7 दिनों में 20 या उससे कम ट्रक वहां से गुजरे, जिसमें 17 फरवरी को सिर्फ 4 ट्रक ही यहां से गुजर पाए। उधर इजरायली सेना ने दक्षिणी शहर इलियट की ओर दागे गए रॉकेट और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। लाइक मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यमन के पास अदन की खाड़ी से गुजर रहे एक मालवाहक पोत पर 2 मिसाइलें दागे जाने की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने कहा कि इस हमले के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने पलटवार किया है। इस कार्गो शिप पर प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पलाऊ का झंडा लगा था। ब्रिटेन के इस कार्गो शिप पर यमन के अदन शहर के दक्षिण पूर्वी तट से 130 किलोमीटर दूर हमला किया गया है। कार्गो शिप पर प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पलाऊ का झंडा लगा था। हालांकि इस हमले को लेकर हुती की ओर से अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार से मुलाकात की। जुराज ब्लानार रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हुए हैं। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज दूसरा दिन रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अपनी पहली यात्रा पर स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार से मिलकर अच्छा लगा। हमने हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। ताइवान और चीन के बीच अत्यधिक तनाव के बीच रिपब्लिकन सांसद माइक गैलाघेर के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामकता को कम करने और उसे रोकने के लिए ताइवान को हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बीच चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से ताइवान के मामलों में हस्तक्षेप न करने और हथियारों की बिक्री बंद करने का आग्रह किया है। चीन के मुखर आलोचक और रिपब्लिकन सांसद माइक गैलाघेर के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ताइवान के दौरे पर पहुंचा। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन मामलों के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष गैलाघेर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगामी चुनाव में कौन जीत कर आता है, ताइवान के लिए अमेरिका का समर्थन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामकता को कम करने और उसे रोकने के लिए ताइवान को हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत और ठोस हैं। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े रहने के लिए अमेरिका का
आभार जताया। स्वतंत्रता पर अधिनायकवादी आक्रामकता का हमला हो रहा है और यदि हम स्वतंत्रता के इस उपहार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पहले से कहीं अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। गुरुवार को ताइवान ने बताया कि अमेरिका ने उसे लगभग $75 मिलियन की उन्नत सामरिक डेटा लिंक सिस्टम अपग्रेड योजना की संभावित बिक्री की मंजूरी दे दी है। पेंटागन की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बुधवार को संभावित बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित किया। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि ताइवान को भरोसा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि ताइवान दुनिया के साथ जुड़ना जारी रखेगा। ताइवान विश्व की शांति और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम सभी देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे और दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते रहेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से भी मुलाकात की। मौजूदा उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते हाल ही में हुए चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए हैं। मई में वे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। बीजिंग लाई को अलगाववादी नेता कहता है, लिहाजा चीन का ये दौरा उसे रास नहीं आया है और चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से ताइवान के मामलों में हस्तक्षेप और हथियारों की बिक्री बंद करने का आग्रह किया है। चीन ने हमेशा ताइवान अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक आदान प्रदान में शामिल होने के लिए अमेरिका का दृढ़ता से विरोध किया है। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री एक चीन सिद्धांत और 3 चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तियों का घोर उल्लंघन है। अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। ये द्वीप चीन के साथ बढ़ते तनाव के केंद्र में रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। 2 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद क्षेत्र में तनाव इस कदर बढ़ गया था कि चीन ने द्वीप के इर्द गिर्द लड़ाकू विमान युद्धपोत तैनात करने के साथ साथ पानी में बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रूम में स्थित एक चर्च के 75 वर्षीय बिशप यानी पादरी पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर मामलों की जांच शुरू कर दी है। साल 2020 में उन पर पहली बार रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने इस चर्च से बिशप का पद छोड़ दिया था, लेकिन एक एमेरिट्स बिशप बने रहे थे। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो इन आरोपों की परत दर परत खुलती गई। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि 2008 और 2014 के बीच सुदूर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई शहरों ब्रूम, कुनुनुर्रा और कोलम्बुरू के आदिवासी समुदाय में ये रेप के केस बाहर आए। इंडोनेशिया का जावा बुधवार को बवंडर की चपेट में आ गया। एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा खींचे गए ड्रोन फुटेज से पता चलता है कि इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत के सुमेदांग शहर को इस बवंडर ने तबाह कर दिया, जिसमें 33 लोगों के घायल होने की सूचना है। बता दें कि इंडोनेशिया में बवंडर आना दुर्लभ है और अधिकांश केवल उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। अभी हम यूरोप की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। यूरोप की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का संघर्ष पहले की तरह भीषण बना हुआ है। यूक्रेन के अवदीवका शहर पर नियंत्रण करने के बाद रूसी सेना का उत्साह चरम पर है। इस बीच गुरुवार को पुतिन ने आधुनिक Tu-160M परमाणु सक्षम रणनीतिक बमवर्षक विमान से उड़ान भरी और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब रूसी सैनिकों को कीव तक पहुंचना चाहिए।
अल्बानिया की संसद ने गुरुवार को इटली के साथ एक प्रवासन समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रवासियों के लिए इस बाल्कन देश में प्रसंस्करण केंद्र बनाने की अनुमति मिल जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस समझौते का विरोध किया। विपक्ष का मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और जनता के हित को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि इस समझौते का यूरोपीय आयोग ने समर्थन किया है, लेकिन मानवाधिकार समूहों ने इसकी तीखी आलोचना की है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच अल्बानिया की संसद ने गुरुवार को इटली के साथ एक प्रवासन समझौते को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रवासियों के लिए इस बाल्कन देश में प्रसंस्करण केंद्र बनाने की अनुमति मिल जाएगी। 140 सदस्यों वाली संसद में 77 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 5 साल के लिए हुए इस समझौते के तहत इटली अल्बानिया में प्रवासियों के लिए 2 केंद्र खोलेगा। एक केंद्र में प्रवासियों के आगमन पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, जबकि दूसरे में शरण आवेदनों पर कार्रवाई पूरी होने तक हिरासत में रखा जाएगा। इसके बाद प्रवासियों को या तो इटली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी या उन्हें उनके मूल देश में वापस भेज दिया जाएगा। शिविरों में 3000 प्रवासियों को रखा जाएगा। शरण आवेदन की प्रक्रिया में करीब 1 महीने का समय लगेगा। प्रतिवर्ष 36,000 शरण चाहने वालों को अल्बानिया से इटली भेजा जा सकता है। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर नवंबर में हुए थे। इटली प्रवासियों की भारी समस्या से जूझ रहा है। बढ़ते प्रवासन संकट से निपटने के लिए पीएम जॉर्जिया मेलोनी यूरोपीय देशों के साथ संयुक्त प्रयास की कोशिश कर रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने अल्बानिया के संसद के फैसले का स्वागत किया है। समझौते के तहत इटली अपने खर्च पर और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत 2 संरचनाओं का निर्माण करेगा, जहां वो प्रबंधन के लिए केंद्र स्थापित कर सकता है। ये संरचनाएं शुरू में 3000 लोगों को समायोजित करने में सक्षम होंगी। वहीं विपक्ष ने वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया। उनका मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और जनता के हितों को नुकसान पहुंचेगा। वोटिंग के समय मानवाधिकार कार्यकर्ता भी संसद भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। प्रवासियों के लिए केंद्र बनने के बाद ये क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर उन्हें बंद जेल से गजादेर क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, जैसा कि हमने अन्य देशों में देखा है। उससे हमारे पास ये मानने के कारण है कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा समस्या होगी। हालांकि इस समझौते का यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने समर्थन किया है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। इस समझौते को पहले अल्बानिया के संवैधानिक न्यायालय में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि क्षेत्र और राज्य की शक्ति को दूसरे देश में स्थानांतरित करके संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि अदालत ने पिछले महीने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इस समझौते की तुलना ब्रिटेन की उस योजना से की जा रही है जिसके तहत छोटी नाव के जरिए ब्रिटेन पहुंचने वाले प्रवासियों को अफ्रीकी देश रवांडा भेजने की तैयारी है। सूत्रों को माने तो रोम का लक्ष्य इस वसंत तक अल्बानिया में केंद्र को चालू करना है। और आइए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ अपडेट है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के अवदीवका शहर पर नियंत्रण करने के बाद रूसी सेना का उत्साह चरम पर है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध के दौरान कई अहम मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनिकों को पदक से सम्मानित किया। वहीं गुरुवार को पुतिन ने आधुनिक Tu-160M परमाणु सक्षम रणनीतिक बम वर्षक विमान से उड़ान भरी और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये वास्तव में कई मायनों में एक नई मशीन है। इसे नियंत्रित करना आसान है, कोई भी इसे नग्न और शौकिया आंखों से भी देख सकता है। ये बहुत विश्वसनीय है। दोनों देश एक दूसरे पर बढ़त बनाने का दावा कर रहे हैं। रूस ने बुधवार को दावा किया कि उसने कई दिशाओं में यूक्रेनी हमलों को विफल कर दिया था, जबकि यूक्रेन ने कहा कि उसकी सेना ने एक रूसी लड़ाकू जेट को मार गिराया था और कई तोपखाने नष्ट कर दिए थे। इस बीच पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, वक्त आ गया है कि अब रूसी सैनिकों को कीव तक पहुंचना चाहिए। सेना को कीव तक पहुंचना होगा। कीव अपनी जड़ों से एक रूसी शहर होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में रूस के दुश्मनों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस बीच जर्मनी की संसद ने यूक्रेन को अतिरिक्त आवश्यक लंबी दूरी की हथियार प्रणाली और गोला बारूद मुहैया कराने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जर्मन विपक्ष ने चांसलर शोल्ज से अंततः टॉरस मिसाइलें यूक्रेन भेजने का आग्रह किया।
मैं आप सभी से आज हमारे प्रस्ताव का समर्थन करने और जर्मन सरकार से अंततः यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें देने का आग्रह करने के लिए कहता हूं। वहीं डेनमार्क ने भी गुरुवार को यूक्रेन के लिए 1247.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की और सहयोगियों से रूस के साथ युद्ध में देश की मदद के लिए दान बढ़ाने की तत्काल अपील की। डेनमार्क, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को भविष्य की वायुसेना स्थापित करने में मदद कर रहा है। इस गर्मी में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू जेट की पहली डिलीवरी की उम्मीद है। स्पेन की एक अदालत ने बार्सिलोना और ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर दानी अल्वेस को बार्सिलोना नाइट क्लब में एक महिला से बलात्कार का दोषी पाया है। उन्हें 4.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है और मुआवजे के रूप में पीड़िता को 1.5 लाख यूरो देने का आदेश दिया है। उनके वकील ने उन्हें बरी करने की मांग की थी और उन्होंने कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। बता दें कि 40 वर्षीय फुटबॉलर दानी अल्वेस, जो इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉलरों में से एक हैं, और उन्होंने 31 दिसंबर 2022 की सुबह महिला के साथ यौन उत्पीड़न से इनकार किया था और कहा था कि जो भी हुआ उसमें महिला की सहमति थी। स्पेन ने 2022 में एक कानून पारित किया था जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों में सहमति को एक प्रमुख तत्व बनाया गया था। पिछले साल जनवरी में दानी अल्वेस को हिरासत में लिया गया था और तब से वो रिमांड पर थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। वेटिकन के सुप्रसिद्ध चर्च सेंट पीटर्स के बीच में बने हुए मंडप बेर्निनी का बाल्डाचिन का 18वीं शताब्दी के बाद पहली बार जीर्णोद्धार किया जा रहा है। माना जाता है कि यहाँ पर पहले पोप सेंट पीटर को रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल में दफनाया गया था। नवंबर के अंत तक बाल्डाचिन के जीर्णोद्धार का पूरा होने का आशा है। क्रिसमस 2024 की पूर्व संध्या पर पोप बेसिलिका चर्च का पवित्र द्वार खोलेंगे। कांस्य और लकड़ी से बनी विशाल छतरीनुमा कृति देखते ही इसकी भव्यता का एहसास हो जाता है। हम बात कर रहे हैं वेटिकन के सुप्रसिद्ध चर्च सेंट पीटर्स के बीच में बने हुए मंडप की, जिसको बेर्निनी का बाल्डाचिन भी कहते हैं क्योंकि इसे इटली के शिल्पकार जियान लोरेंजो बेनिनी द्वारा बनाया गया था। अब 18वीं सदी के बाद पहली बार इस कृति का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वेटिकन का सेंट पीटर्स चर्च कैथोलिक ईसाइयों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। माना जाता है कि यहाँ पर पहले पोप सेंट पीटर को रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल में दफनाया गया था। पोप सेंट पीटर की कब्र इस मंडप के नीचे है। चर्च के संचार प्रमुख फादर एंजो फार्टुनाटो ने इस कृति के महत्व को बताया। इसके प्रतीकात्मक और धार्मिक महत्व को इसके बेसिलिका के बीच में होने से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ वेदी पर यूचरिस्ट होता है जो ईसाइयों के लिए जीवन का स्रोत है। इसके जीर्णोद्धार परियोजना की घोषणा पिछले महीने की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 14 फरवरी से हुई और इसके नवंबर के अंत तक पूरा करने की योजना है। नाइट्स ऑफ कोलंबस कैथोलिक द्वारा इसके लिए लगभग 7 लाख यूरो की धनराशि जुटाई गई। बेसिलिका के अधिकारियों ने कहा कि 250 वर्षों के उपयोग और दुरुपयोग के बाद इस संरचना को जीर्णोद्धार की जरूरत थी। कांस्य और सोने ऐसे तत्व हैं जो हर किसी की नजर में उभरते हैं और जीर्णोद्धार में हमारी जरूरी विषयों में से एक है। वास्तव में इस मंडप का एक बड़ा शीर्ष भाग सबसे नाजुक हिस्सा है जो कांस्य और प्लास्टर के साथ लकड़ी से बना हुआ है। ईस्टर सप्ताह के दौरान सफाई और मरम्मत कार्य रुक जाएंगे ताकि पोप फ्रांसिस ईसाई कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार का उत्सव मना पाएं। आपको बता दें कि बर्निनी के बाल्डाचिन को उसकी भव्यता में लौटाने का काम 2025 के पवित्र वर्ष के उद्घाटन से पहले करने की योजना है, क्योंकि ईसाइयों का ये पवित्र वर्ष, जिसे जयंती के रूप में भी माना जाता है, हर 25 साल में कम से कम एक बार मनाया जाता है और पिछली बार ये 2000 ईस्वी में मनाया गया था। इस बार जयंती की शुरुआत क्रिसमस 2024 की पूर्व संध्या पर होगी, जब पोप बेसिलिका चर्च के पवित्र द्वार को खोलेंगे। इस आयोजन में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि मान्यता है कि इसमें शामिल होने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
हर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को